नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोपला रिबेलियन ऑफ 1921, जिसको मालाबार अपराइजिंग ऑफ 1921 भी कहा जाता है। तो मोपला अपराइजिंग की ये 100वीं वर्षगांठ है। 2021 में अब हैं हम और 1921 का ये आंदोलन था, तो काफी चर्चा में था ये 2021 में। और 2021 में नहीं, पिछले कुछ लंबे समय से ये एक कंट्रोवर्सी में रहा है, एक डिबेट में रहा है। इसके ऊपर काफी बातचीत हुई है लोगों के बीच में। और बातचीत क्यों हुई है, डिबेट क्यों हुई है, वो हुई है इस आंदोलन की नेचर के कारण। इस आंदोलन की जो नेचर है वो किस तरीके की है, इसके ऊपर लोगों में एक डिबेट है, एक मतभेद है। वो मतभेद क्यों है? कुछ लोग मानते हैं कि ये जो आंदोलन है ये फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा था, नेशनलिस्टिक जो मूवमेंट हुए भारत के उसका हिस्सा था। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कम्युनल आउटरेजेस थी बस, इसमें क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों को बहुत ही बड़े स्केल पे टारगेट किया गया, उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया, तो इसको नेशनलिस्टिक आंदोलन नहीं माना जाना चाहिए और इसको एक कम्युनल आउटरेजेस में ही शामिल रखना चाहिए। इसको हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा नहीं मान सकते। तो किस तरीके का ये आंदोलन था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा, बाद में आप एंड में खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये आंदोलन किस तरीके का था, इसको किस कैटेगरी में हमें सम्मिलित करना चाहिए। तो देखते हैं। तो मोपला अपराइजिंग या मोपिला अपराइजिंग, मोपिला रिबेलियन, मालाबार रिबेलियन एक ही है, सब चीजों का एक ही नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा होगा। मोपला अपराइजिंग इसको मेनली बोलते हैं। ये मोपिला मुस्लिम्स जो थे, केरला की एक कम्युनिटी है, वहां पे उस कम्युनिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक राइट्स थे। और ये एक राइट्स क्यों बोल रहा हूं मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक बड़े लेवल पे होने वाले अपराइजिंग थी, मूवमेंट थे, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के अर्ली टाइम पे हुए थे, जो कि मेनली यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। लेकिन बाद में ये जो आंदोलन है ये काफी हद तक बहुत ज्यादा रिलीजियस ओवरटोन से एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो गए। और उसके बाद जो ये आंदोलन हुए इसमें हिंदू लैंडलॉर्ड्स के साथ साथ आम हिंदू जनता को भी बहुत बड़े स्केल पे टारगेट किया गया। तो इस आंदोलन को जो लीड करने वाले व्यक्ति थे वो दो मेनली लोग थे। एक थे अली मुसालियर, एक अली मुसालियर थे और दूसरे व्यक्ति थे वरीय कुंजम अहमद हाजी। ये दो व्यक्ति थे। अब ये जो मामला है ये काफी चर्चा में क्यों बना हुआ था, उसका कारण एक तो ये था कि ये कुंजम अहमद हाजी जो हैं, इनके ऊपर एक मूवी बन रही थी साउथ इंडिया में। वो मूवी मैं आपको यहाँ पे रीजन तो बाद में बताऊंगा। एक मूवी बनने की बात चल रही थी, तो एक ये बात चर्चा में आई कि ये जो लीडर हैं ये इनको नेशनलिस्टिक हीरो की तरह प्रेजेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन की जो नेचर है उसके ऊपर काफी मतभेद है और काफी कंट्रोवर्सी है। तो 100वीं जो वर्षगांठ थी उसके ऊपर ये मूवी बनने वाली थी, तो वो अभी बनी नहीं है, लेकिन ये एक बातचीत थी। उसके बाद 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, भारत सरकार की तरफ से ही एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें एक रिपोर्ट में ये आया गया कि ये जो मोपला अपराइजिंग थी, आउटरेज थी, ये कम्युनल थी। इसको कम्युनल करार दिया गया कि कम्युनल थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे हिंदू सोसाइटी के खिलाफ और हिंदू जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ इंटॉलरेंस हुई और बड़े लेवल पे हिंसा हुई, तो इसको कम्युनल कहा जाना चाहिए। और इसमें यह कहा गया कि जो भी लोग जो हैं, जो वैगन ट्रेजेडी में मारे गए, वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये इस आगे लेवल पे कहा गया। हालांकि वो खिलाफत फ्लैग को रिप्रेजेंट करते थे। खिलाफत जो मूवमेंट था, खिलाफत आंदोलन जो था, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ अटैच हो गया था और खिलाफत मूवमेंट भी एक नेशनलिस्टिक आंदोलन बन चुका था। लेकिन फिर भी इसको नेशनलिस्टिक, इसके जो इस वैगन ट्रेजेडी में जो लोग मारे गए उनको फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा नहीं दिया गया, ये कहा गया। अब ये वैगन ट्रेजेडी क्या थी ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इस रीजन को समझ लेते हैं। ये मालाबार कोस्ट है हमारा, आप जानते हैं केरला के इस वाले भाग के, इस वाले रीजन को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। और ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर ये पूरा का पूरी अपराइजिंग हुई थी, मूवमेंट हुआ था। ये जो मोपला अपराइजिंग है ये, इसका बैकग्राउंड आप समझेंगे, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या हुआ है इस रीजन में पहले के समय से, और मोपलाइज का राइज कैसे हुआ और उसके बाद ये आंदोलन कैसे हुआ। इसके लिए हमें एक पूरा बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है।
आप जानते हैं भारत में अरब में इस्लाम का राइज हुआ था और इस्लाम वहां से ही आया भारत में भी। तो 7वीं शताब्दी के आसपास भारत में केरला में जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो भारत में एंटर कर चुके थे और वो भारत में ट्रेडिंग करने लग गए थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि लगभग 7वीं शताब्दी के लास्ट में और 8th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में अरेबियन इन्वेजन हुए, इस्लामिक इन्वेजन हुए, जिसमें आप ये भी आपको ध्यान है कि जो मेजर बड़ा इन्वेजन था वो कौन सा इन्वेजन था, जिसमें अब 712 एडी में जो हुआ था, 712 एडी में आप बताइए कौन सा हुआ था। अरब की तरफ से बड़ा इन्वेजन हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया था वो अटैक हुआ। तो उससे पहले ये केरला में आ चुके थे, ट्रेडर्स बन चुके थे यहाँ पे। इन्होंने जो लोकल नेटिव रूलर थे भारत के उनके साथ सांठ गांठ बिठा के सेटल कर लिया था कि इनको ट्रेड करना था। बहुत सारे जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो भारत में ही बस गए थे। यहाँ की जो लोकल विमेंस थी उनके साथ इन्होंने शादियां कर ली थी। शादियां करने के बाद इनके जो बच्चे हुए, जो इनके डिसेंडेंट्स हुए, उनको मोपला कहा जाने लगा। और मोपला क्यों कहा जाने लगा? मोपला का मलयालम भाषा में मतलब होता है सन इन लो। सन इन लो यानी दामाद, ये यहीं पे बस गए वो दामाद, उनको मोपलाज कहा जाने लग गया। मोपिल्ला या मोपलाज इन्हीं को कहा जाता है। तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि मोपिल्ला कम्युनिटी है कौन। वो लोग जो अरब से आए, भारत के केरला वाले हिस्से में बस गए और यहीं की औरतों से उन्होंने शादी कर ली, तो उनको वो यहाँ के दामाद बन गए, तो उनको मोपला कहा जाने लग गया। उसके बाद टीपू सुल्तान का इतिहास मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। तो टीपू सुल्तान का जब टाइम आया तो उन्होंने जो मालाबार वाला रीजन है इसको अपने कंट्रोल में लिया। तो यहाँ पे पहले का जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम चल रहा था ना, जिस तरीके से लोग उसको कंट्रोल करते थे, उस चीज को उन्होंने यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बदलाव आया। बदलाव कैसे है? देखो, यहाँ पे एक तो ऊपर अथॉरिटी होती थी, ठीक है, अथॉरिटी जो राजा के अंडर, राजा की जमीन है उसको मिलना ही था। एक जैनमी कम्युनिटी होती थी जो हिंदू, अपर कास्ट हिंदू लोग थे, उनके पास जमीन थी, उनके पास लैंड राइट्स उनके पास थे मेनली। उसके बाद जो नीचे जो लोग काम करते थे तीसरे लेवल पे, वो थे ये मोपलाज। ये मेनली यहाँ पे कल्टीवेटर्स का काम करते थे। 3 हायरार्की में हो गया, एक ऊपर मान लो किंग के पास है, नीचे उसके बाद ये जैनमी आ गए और उसके बाद नीचे कल्टीवेटर्स आ गए। तो कल्टीवेटर्स का काम जो करते थे वो मोपलाज करते थे मेनली, और जैनमीज जो थे वो थे अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी के जो लोग थे, उनके पास जमीन के राइट्स थे। तो मेनली ये पीजेंट्स थे, ये किसान थे और ये लैंडलॉर्ड्स थे, ये था। लेकिन बाद में हैदर अली, टीपू सुल्तान से पहले हैदर अली थे, इनके पिता थे। हैदर अली के इन्वेजन हुए मालाबार में, टीपू सुल्तान के हुए उसके बाद। तो धीरे धीरे करके जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, ये जो जैनमीज थे, ये डर गए कि हमारा यहाँ पे प्रोसिक्यूशन होगा। तो बहुत सारे लोग तो अपना घर बार छोड़ के, जमीन छोड़ के भाग गए यहाँ से, और उनको डर भी लग रहा था। बहुत लोगों का यहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्जन भी हुआ, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना पड़ा, उनके प्रोसिक्यूशंस हुए। अवॉइड करने के लिए, प्रोसिक्यूशंस के लिए उन्होंने, कईयों ने अपना कन्वर्जन कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो बेसिकली ये जो राइट्स हैं, ये जो जैनमीज से हैं, अधिकार यहाँ से छिन के और मोपलाज के पास चले गए, और मोपलाज के पास अब ओनरशिप राइट्स आ गए जमीन के। तो यहाँ पे जो बाहर से लोग आए थे, धीरे धीरे करके उनके डिसेंडेंट्स के पास जो है लैंड ओनरशिप धीरे धीरे ट्रांसफर होने लग गई, और यहाँ से एक तरीके से आपको सत्ता का एक तरीके से चेंज दिखेगा, जमीन के, लैंड के जो राइट्स हैं उनके एक तरीके से चेंज मिलेगा। उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की हार हुई 1799 में, और श्रीरंगपट्टम जो वो बैटल हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारे गए, आप जानते हैं। और इसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटी ने मद्रास प्रेसिडेंसी को मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी ब्रिटिश अथॉरिटी की, उसने इस मालाबार रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये इनके रीजन कंट्रोल में आ गया। तो यहां आने के बाद अब नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम आने वाला था, पूरे के पूरे नए राइट्स बनने वाले थे। तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने वापस यहां पे चेंज किया, और चेंज क्या किया कि पहले की तरह किया जाएगा। लैंड ओनरशिप राइट जो हैं, जो पहले जैनमीज के पास थे, हम उनको वापस से ट्रांसफर करते हैं, और जो पहले की स्थिति थी वैसी की वैसी बनेगी, जो कि उसमें 200 साल निकल गए हैं, और वो अब जैनमीज के हाथ से चली गई थी। जैनमीज अलग जगह सेटल हो चुके थे, मोपलाज हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से सेटल हो चुके थे, उनके पास उनके जमीन के राइट्स भी थे। तो आप कहेंगे अरे ये क्या स्थिति बन रही है, ये तो थोड़ी वैसी बन गई है जैसे कि
पैलेस्टाइन और इजराइल वाला सा सिस्टम हो रहा है यहाँ पे, वैसे ही जमीन छीन के दूसरों के पास अधिकार चले गए, फिर उनसे छीन के वापस उनको पहले वालों को देना, तो ऐसी स्थिति बनी यहाँ पे वापस। तो जैनमीज के पास फिर से अधिकार आ गए और जैसी स्थिति पहले हुआ करती थी टीपू सुल्तान हैदर अली से पहले, वैसी की वैसी स्थिति यहाँ पे फिर से इंस्टॉल कर दी गई। तो जो पीजेंट्स थे यहाँ पे, जो मोपलाज यहाँ पे थे, उनके अधिकार अब छीन लिए गए। और क्योंकि पहले का इतिहास अच्छा नहीं रहा था जैनमीज के साथ, जिस तरीके का बर्ताव किया गया था, तो अब ये जो जैनमीज थे, जो अपर कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने इन पीजेंट्स का, मोपलाज का प्रोसिक्यूशन करना शुरू कर दिया। मतलब इनके साथ एट्रोसिटीज करनी शुरू कर दी, इनको दबाना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाना, इनको एक तरीके से अपने दबाव में लाने की कोशिश इन्होंने करनी शुरू कर दी। और यहां से ऑब्वियसली जो मोपलाज हैं वो विरोध करेंगे, अब विद्रोह करेंगे। तो ये विद्रोह 1836 से शुरू हुआ लगभग और 1896 तक चला, बहुत लंबे समय तक चला। फिर 1921 में तक भी चला है आगे तक, तो काफी लंबे समय तक ये आंदोलन शुरुआत से ही चला। तो एक लंबा मतलब 80-90 साल तक ये आंदोलन चला है। तो मोपलाज ने यहाँ पे रिवोल्ट करने शुरू कर दिए, लेकिन आगे चल के ये आंदोलन जो है ये मतलब अलग ही टोन में चले गए, अलग ही कलर में चले गए। और कब चले गए अलग टोन में? जब 1919 में 1920 के समय पे आप जानते हैं भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था 1919 में। खिलाफत मूवमेंट क्या था आप जानते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश हुकूमत है उसने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन अंपायर हार गया था, और ओटोमन अंपायर हारने के बाद टर्की में जो खलीफा हुआ करता था, कैलिफेट हुआ करता था, उसको हटा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने उसको हटा दिया। तो भारत में और पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अंग्रेजों के खिलाफ और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था कि हमारे खलीफा को फिर से रिस्टोर करो टर्की में, क्योंकि खलीफा का एक ओहदा हुआ करता था, उसको एक रिलीजियस हेड भी माना जाता था इस्लाम में, तो उसके पद के लेकर उसके रिस्टोरेशन के लिए खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। भारत में भी खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, और खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने लीड किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया था। इसी खिलाफत आंदोलन को इन मोपलाज ने भी ज्वाइन किया, और ये मोपलाज जो है मालाबार रीजन में इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब ये जो आंदोलन है खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि एक शांति से चलने वाला आंदोलन होना चाहिए था। आप जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब खत्म हुआ? जब चोरा चोरी कांड हुआ, कुछ लोग उसमें मारे गए, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को ही बंद कर दिया कि इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। इतना अहिंसा वाला आंदोलन रखना चाहते थे गांधी जी। लेकिन खिलाफत मूवमेंट का ये जो मालाबार वाला जो रीजन था, इस रीजन में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ये लोकल लीडर्स के हाथ में चला गया। और ये लोग क्या चाहते थे? ये गांधी जी की उस पॉलिसी को बिलीव नहीं करते थे, जो अहिंसा वाली बात है उसको नहीं मानते थे। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यहाँ पे जो है आंदोलन तो किया ही किया, उनके खिलाफ हिंसा भी करनी शुरू कर दी, लेकिन साथ साथ इन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के साथ भी उसी तरीके का बिहेव करना शुरू कर दिया। उनको मारना, उनको प्रताड़ित करना, उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो सिस्टमेटिकली यहाँ पे प्रोसिक्यूशन हुआ हिंदुओं का और ब्रिटिश ऑफिसर्स का। और जो मैंने मैप में आपको रेड कलर का मैप दिखाया था, उसमें इतना भयंकर तरीके से ये राइट्स हुए कि यहाँ पे हिंदू जो लोग थे वो बहुत डर गए। यहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो अपनी जगह छोड़ छोड़ के भाग गए। बहुत सारे मंदिरों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया। तो आंदोलन इस तरीके से हो गया कि ये जो लोग थे, मोपिलास थे, इनको ऐसा लगने लग गया कि ये हिंदू जो हैं ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमारा प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। तो इन्होंने आंदोलन की जो पूरी की पूरी जो खिलाफत मूवमेंट जो है उसका ही एक तरीके से वो बदल दिया, डायरेक्शन ही बदल दी इस रीजन में। तो फिर 1921 का जो जुलाई महीने से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, लास्ट का जो समय है, इसमें बहुत बुरी तरीके से इस मालाबार रीजन में यहाँ पे जो आंदोलन है, रिबेल्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ब्रिटिशर्स भी इनको जल्दी से कंट्रोल में नहीं लेके आ पाए, और इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया, औरतों के साथ बलात्कार हुए, ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे हुई। और फिर लास्ट में जाके नवंबर महीने में, साल 1921 के नवंबर महीने में 67 मोपिलाज को यहाँ पे जेल में डाला गया। एक वैगन ट्रेजेडी होती है, ये वैगन ट्रेजेडी जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि वैगन ट्रेजेडी के जो अंदर जो लोग मारे गए उनको फ्रीडम फाइटर मानने से उस रिपोर्ट ने मना कर दिया। तो इसमें बहुत सारे जो लोग थे एक वैगन में जा रहे थे और ये टियूर टू सेंट्रल प्रिजन में जा रहा था। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है सफोकेशन के दौरान मारे गए, उनको इस तरीके से बंद कर दिया गया। तो जैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी ना, याद है आपको,
उसी तरीके से एक सफोकेशन के दौरान ये मोपलाज 67 प्रिजनर्स जो हैं ये मारे गए, ये मोपलाज में हुआ। लेकिन ये जो आंदोलन है इसमें जिस तरीके की वायलेंस हुई, उस वजह से ये आंदोलन जो है, ये अपराइजिंग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, बिल्कुल थी। खिलाफत आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल किया, लेकिन बात यह है कि इन्होंने 10,000 हिंदुओं को यहां पे मारा। ये सरकारी आंकड़े हैं उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, उसमें बताया कि 10,000 हिंदू रिबेल्स के द्वारा मारे गए। और फिर जब जवाबी कार्रवाई में ब्रिटिश फोर्सेस ने कार्रवाई की तो 2337 रिबेल्स मारे गए। लगभग 4,500 रिबेल्स को यहाँ पे जेल में डाला गया। उसके दौरान ही वो वैगन ट्रेजेडी हुई। तो ऐसी चीजें हुई, तो इसी वजह से इस आंदोलन की जो नेचर है उसके ऊपर सवालिया निशान आते हैं कि आंदोलन किस तरीके का था। क्या इसको नेशनलिस्टिक आंदोलन मूवमेंट में इसको शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये एक इस तरीके का आंदोलन जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को बहुत बुरी तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया, उनको टारगेट किया गया, तो ये चीज भी है। उसके बाद गांधी जी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसके ऊपर क्या वो था। देखिए, शुरुआत में गांधी जी ने इस आंदोलन को साथ में सपोर्ट किया था कि भाई ये लोग जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, प्रोसिक्यूशंस के खिलाफ हैं, एट्रोसिटीज के खिलाफ हैं, ब्रिटिश एट्रोसिटीज के। गांधी जी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करती थी। लेकिन बाद में जब ये आंदोलन इतना वायलेंट हो गया और हिंदुओं के खिलाफ इतने आंदोलन वो प्रोसिक्यूशंस हुए, तो गांधी जी और इन सब लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने आप को यहां से डिस्टेंड कर लिया। हालांकि कोई बड़े लेवल पे आके किसी ने कोई इनके खिलाफ भी नहीं बोला, इनके पक्ष में भी नहीं बोला, अपने आप को डिस्टेंड कर लिया। तो इस तरीके का ये आंदोलन रहा था, इसीलिए इस पे काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। और इसके ऊपर अभी भी 2021 में जब वो मूवी बनने की बात हुई तो जो राइट विंग की जो पार्टीज हैं स्पेशली, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा नेता जिसने इतने बड़े स्केल पे एक आंदोलन को इस तरीके से कम्युनलाइज किया, उसको आप एक नेशनल हीरो के तौर पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की बातें हुई। बाकी आप खुद बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस आंदोलन की नेचर के बाद कि इस आंदोलन को किस तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Have a good day. See you next class.